मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे एक मैं सबसे पहले आपको ओवरऑल की योजना बताता हूँ। मान लीजिए हमें छात्रवृत्ति देनी है, तो हर जाति के बेटे बेटियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। लेकिन अगर जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, मान लीजिए कि दलित और महादलित यहाँ पर हैं, और उनको हमको आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन राशि देनी है, तो जब तक हम उनकी जनसंख्या के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे, तो कैसे उस योजना का लाभ उनको मिल पाएगा। और दूसरा यह है ना कि सरकार अपना बजटीय प्रावधान करती है, तो बजटीय प्रावधान में सरकार को देखना होता है कि इस जाति वर्ग विशेष के इतने लोग अगर डिलेबरेटरी कंडीशंस में है और उनको अपलिफ्ट करना हमारी प्राथमिकता में है, तो आखिर जब तक हम उनकी जनसंख्या, क्योंकि एक मोटा मोटी आधार है, उसके हिसाब से इंसान चल रहा है। तो अब अगर ये मौका आया है, ये बताइए अभिषेक जी, एक मिनट रुकिए सर। दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है इसमें, बता रहा हूं ना आपको। दिक्कत इसमें ये है कि अभिषेक जी इंटेंट पे सवाल उठ रहा है कि आप इस नहीं, चुनाव का ही खेल है सारा, और क्या खेल है? चुनाव के सिवा कोई खेल नहीं दिखता है। एक मिनट रुकिए ना, सवाल तो सुनिए पहले। आपको कर्पूरी फार्मूला पता है बिहार में लागू होता था जी? क्या होता था वो बताइए जरा। जी एक बात बस मुझे कहने दीजिए आप। नहीं, पहले बताइए कर्पूरी फार्मूला क्या था जो बिहार में चलता था? अरे जिस लोग कहते थे कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदार, जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस फॉर्मूला पे लोग चलते थे कि भाई कोई इंसान हो अगर वो पिछड़ा हो तो क्यों खत्म किया फिर उसको? क्यों खत्म किया? क्यों खत्म किया उसको? अब आप ये समझिए ना, ये बीते समय का नहीं, बीते समय में तो ये काम किया गया था, कर्पूरी फार्मूला लगाया गया था कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन किए गए, तो उसको आपने खत्म किया। अब आप फिर कह रहे हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए, और उसके ऊपर कोटिंग ये है, शुगर कोटिंग ये है कि हमको स्कीम पहुंचाने में ज्यादा फायदा मिलेगा, जो कि लग नहीं रहा, क्योंकि आप बार बार घुमा के कह रहे हैं कि हमको संख्या पता होनी चाहिए, जो कि पॉलिटिकल इंटेंट लगता है। लोगों का वोट हमें मिलता है, हम सबके लिए काम करते हैं। ठीक, रुकिए सर, अब आपसे काफी बातचीत हो गई। चुनाव सर पे नहीं है, तो फिर चुनाव जीतने के बाद ये बात को क्यों कह रहे हो? हमें योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना है। योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अभी कैसे दिक्कत है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। कोई साइंटिफिकली मुझे समझाए कि इस समय मुझे योजना पहुंचाने में, आपके पास 100 लोग हैं, आप 100 लोगों की संख्या है मेरे पास, अब उस 100 लोगों में 20 लोग कौन कौन से कास्ट के हैं, इंडिविजुअली आपको क्यों जानना जब आपके पास सारे डेटा बल्क में इकट्ठा है? भाई क्या बातें कर रहे हैं आप? राशन कार्ड है कि नहीं आपके बिहार राज्यों में? और उस राशन कार्ड में लिखा हुआ है कि फलाने जी के 10 लोग हैं, वो महादलित में आते हैं, उसमें योजना कैसे नहीं पहुंचेगी? एक छोटी सी बात, नीरज जी, छोटी सी बात। हाँ, हमें किसी विशेष, सपोज दलित या महादलित के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहन राशि खर्च करनी है, चाहे उनकी दिनचर्या पर हो, पढ़ाई लिखाई, या फिर उनके स्वास्थ्य पर हो। तो आप मुझे बताइए कि जब तक हम नहीं जान पाएंगे कि उनकी संख्या कितनी है, बजटीय प्रावधान कैसे करें? भाई ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों हम रैन बसेरे बनाते हैं? मुझे अभिषेक जी एक मिनट रुकिए, आप दरअसल आप सुन नहीं रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। अगर आप मेरी बात को शांति से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी जो बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा, जब मैंने कहा उसको सोचिएगा, कैसे ऐसा हो सकता है कि हमको डिटेलिंग नहीं पता। एनीवे, घनश्याम तिवारी जी, आपको भी लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। मैं दो बातें पहले कहना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी के बयान आप सुन लीजिए, तो वो जलेबी की तरह सीधे बयान है। बिहार में फरवरी में सभी पार्टियों ने मिलकर कास्ट सेंसस असेंबली से पारित किया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बड़े भाई हैं उस सरकार में। अब इनके ही एमएलसी बिहार से कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। इस कर्पूरी ठाकुर फार्मूला की आपने बात की, उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति जी ने बयान दिया, सरकार ने कहा ये तो हम कर रहे हैं। अब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहीं करनी चाहिए। जिस कास्ट सेंसस की आप बात कर रहे हैं, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने 2011 में बयान दिया था इसके बारे में। जब इन्होंने 2010 में इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था लोकसभा में, वी वुड बी डूइंग इनजस्टिस टू द ओबीसीज फॉर अनदर 10 years बाय नॉट हैविंग जस्टिस टू देम इफ कास्ट सेंसस वाज नॉट हेल्ड इन 2011। तो जब भारतीय जनता पार्टी को किसी की आलोचना करनी होती है तो बिना सिर पैर के, बिना लॉजिक के आलोचना कर सकते हैं। जब अपने ही कहे नेताओं का, राजनाथ सिंह का बयान हो, मुद्दे पे आइए, जब अपने ही कहे नेताओं के बयानों को प्रस्तुत करना होता है तो जो चोरी छिपे भाग जाते हैं। इनका कोई नैतिक आधार नहीं है। आप किसी भी मुद्दे पर आज जो अमित शाह राय रखते हैं वही समूची भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम तिवारी जी, सवाल ये नहीं है, घनश्याम तिवारी जी सर प्लीज सुनिए ना, ये सवाल ही नहीं है कि कौन अपने बयान से पलट नहीं। इस पर हम लोग अभी देखो, दोनों लोगों को मैंने ग्रिल किया है। मेरा सवाल आपसे है कि जातीय जनगणना के अगर आप पक्ष में है तो उसके तर्क बताइए। सर बता रहा हूँ, तो एक इस सिलसिले को समाप्त कर देता हूँ।
मई 24 2010 को आरएसएस के कार्यवाहक सुरेश भैया जोशी जी ने कहा था कि वी आर नॉट अगेंस्ट रजिस्टरिंग कैटेगरीज बट वी अपोज रजिस्टरिंग कास्ट। मैं फंडामेंटली ये बात कहना चाहता हूं कि आरएसएस जातीय जनगणना के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए समय समय पर जातीय जनगणना के पक्ष में बयान देती रही है। अब इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो आप अलग अलग तरीके से उसकी विवेचना कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम में से हर कोई मानता है कि जिस दिन हम भारत की हर बेटी शिक्षित हो जाएगी, उस दिन जनसंख्या के नियंत्रण में भी मदद मिलेगी, उस दिन इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद मिलेगी। आज फीमेल लिटरेसी रेट की बात कीजिए, फीमेल लेबर। सर फिर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, जातीय जनगणना से ये कैसे होगा ये बताइए, अभी नहीं हो रहा है क्या? आप बताइए, अगर मैं क्या कहना चाहता हूं आपको पता है तो टोकिए, नहीं पता है तो बीच में नहीं। आप ये बताइए कि जातीय जनगणना क्यों चाहते हैं आप मुझे ये मत बताइए कि संघ क्या चाहता है, भागवत जी क्या चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, बताइए। हो सकता है आप सभी बहनें पढ़ी लिखी, आपकी माताजी पढ़ी लिखी, मेरी माताजी पढ़ी लिखी है, लेकिन अगर कोई जाति है जिसमें लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं है, उस जाति की जनगणना के आधार पर आपको पता चल रहा है उस जाति में एजुकेशन स्टेटस क्या है, शिक्षा का स्तर कैसा है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, तो सरकार उस आंकड़ों के आधार पर नीति बना सकती है। ये समाज सबके लिए बराबरी का पटल नहीं है। कोई समाज में आपकी तरह मेरी तरह ऊंचे पायदान पे खड़ा है क्योंकि हमें एक व्यवस्था ने मदद की है, और कोई आज उस ऊंचे पायदान पे आना चाहता है। समूची राजनीति इस चीज पर तय हो रही है कि समाज का हर वर्ग बराबरी पे कैसे आए। लोहिया जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जब तक भारत में हर कोई इस चीज के लिए कटिबद्ध नहीं होगा कि हर कोई जो पिछड़ी पायदान पे खड़ा है, चाहे किसी भी कारण से खड़ा है, जो अगड़ी पायदान पे खड़ा है, उसको मदद करनी पड़ेगी उसको सामने लाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है और आरएसएस इकलौता संगठन है जो नहीं चाहता कि जो पिछड़ी और दलित पायदान में जो लोग खड़े हैं वो बराबरी पर आए जी, सिर्फ राजनीतिक भाषणों के लिए करना चाहते हैं। तिवारी जी, आप ये आप बाकी सबसे पूछ रहे हैं, आप ये बताइए कि इस देश में किस जाति की कितनी बेटियां पढ़ी लिखी आपको पता है? तिवारी जी सुनिए ना, जिन लोहिया जी का आप मुझे बता रहे हैं उसको आप दोबारा से और ध्यान से पढ़िएगा। वो जातिहीन समाज की बात करते हैं। आप अरे सुनिए ना सर, अब मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए सर, सवाल तो पूछने दीजिए आप मुझे। आप सवाल के बीच में बोल रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए। 1931 से लेकर के यहां तक आते आते जो संख्या पहले 1200 थी अब बढ़ के 4600 हो गई जातियों उपजातियों की। अगले 20 साल में वो 5000 50,000 हो जाएगी। अभी भी शायद हिंदुस्तान में कोई ये बता नहीं सकता कि उपजातियां 1 लाख हैं, 50,000 हैं, 10 लाख है, कितनी, किसी को पता नहीं है। तो जिस प्रीमाइस पे आप ये साइंटिफिकली फिट